अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th के लिए वो है, हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। आज हमें पढ़ने हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन हम डिस्कस की, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। ये कब होती है? व्हेन इट चेंज इट्स मीडियम। और इसका काज क्या है? काज इज चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो लाइट चेंज इट्स पाथ, इट सिलेक्ट्स द शॉर्टेस्ट पाथ। अगर डेंसर मीडियम मिलता है, इट सिलेक्ट्स द शॉर्टेस्ट पाथ। रीजनिंग उससे हम रिजल्ट ये निकलता है दैट कि लाइट अपने जो इसकी वो पाथ होती है वो बेंड हो जाती है व्हेन इट चेंज इट्स मीडियम। दैट बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन चेंज इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े, वैसे रिफ्लेक्शन के भी अपने लॉज हैं। इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एन ग्लास स्लैब, हम दो मीडियम लेते हैं। डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है depending upon the density of the medium. The highest velocity of the light is in the vacuum. जो white light की highest velocity है, यानी जिसको हम कहेंगे जी upper limit जो इसकी velocity की है वो है वैक्यूम में, that is 3 × 10⁸ meters per second. उसके बाद जितने भी मीडियम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, गिलास हो, केरोसिन हो, एनीथिंग जिनसे लाइट पास होती है, उनमें लाइट की वो वेलोसिटी जो है वो उससे कम होती है। अब कितनी कम होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। ठीक, अब उस कम वेलोसिटी की वजह से क्या होता है, लाइट चेंज इट्स पाथ। तो रिजल्ट क्या होता है, उसके उस पाथ में जब बेंड होता है तो रिफ्रैक्शन हो जाती है। अब हमें यह जानना है कि किस मीडियम में कितनी लाइट रिफ्रैक्ट होगी। स्पीड कम होने से लाइट पर कितना असर पड़ेगा, कितना ये अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट होगी। ठीक, वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय नोइंग द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट, फॉर दैट रीजन हम एक गिलास स्लैब लेते हैं, गिलास स्लैब। ठीक, सपोज ए बी सी एंड डी। और दूसरी बात यहाँ पे है जो आपको रिमाइंड करनी है कि लाइट तब तक बेंड नहीं होगी, लाइट तब तक रिफ्रैक्ट नहीं होगी जब तक इसका मीडियम चेंज होगा। तो रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम्स का होना लाजमी है। यहां पर एक मीडियम हम लेते हैं गिलास स्लैब एंड सेकेंड मीडियम हम लेते हैं air. If we consider a ray of light coming from the air, ठीक है बेटा, एयर एक मीडियम है, लेकिन और सेकेंड मीडियम यहाँ पे कौन सा लिया हमने, गिलास। गिलास इज द मीडियम सेकेंड, गिलास इज द मीडियम सेकेंड। इस एयर में जो ये रे ऑफ लाइट हम शो कर रहे हैं, इट इज इंसिडेंट obliquely ऑन गिलास स्लैब एट द सरफेस ए बी। तो जिस पॉइंट पर ये रे ऑफ लाइट किसी दूसरे मीडियम में इंटर होती है, दैट इज कॉल्ड इट्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड दिस रे व्हिच इज इंसिडेंट फ्रॉम मीडियम 1 इनटू द मीडियम सेकंड, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है बेटा, जो मीडियम फर्स्ट जिसमें हम जब रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो डेफिनेटली एक मीडियम पहला होता है जहां से लाइट आती है, फिर दूसरे में चली जाती है। तो पहले मीडियम में जो रे आती है और एंटर होती है मीडियम सेकंड में, उस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। द पॉइंट वायर इट एंटर्स, वायर इट स्ट्राइक्स द मीडियम सेकंड, दैट इज कॉल्ड इट्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ एंट्रेंस। तो फाइंड आउट डायरेक्शन। अब ये इसके बाद ये कहां से कहां की तरफ मुड़ेगी, ठीक, कहां की तरफ बेंड होगी। We draw an imaginary line perpendicular at this point of incidence. This perpendicular line at the point of incidence is called normal. What is this called? Normal. यहां आप देख रहे हैं अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन गया। ठीक, इसको हम थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, एक एंगल बन गया। अगर हम रिफ्लेक्शन को थोड़ा बहुत रिमाइंड करेंगे तो हमें यह पता चलता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये यहां पर भी वही कहलाएगा जो वहां पर कहलाता था। क्या है? शाबाश, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक ही फिगर में सब चीज इंशाल्लाह क्लियर होंगे। तो एंगल बन गया। नाउ लुक हियर, दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ दिस रे। यानी यहां से ये रे गुजरती अगर ये बीच में मीडियम ना आता। अब बीच में एक ऐसा मीडियम आ गया विच इज डेंसर, इसमें डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये लाइट की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है। जब लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, दैट इट टेंड्स टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ जब ये ढूंढने की कोशिश करेगी, इट विल बेंड। अब देखिए, अगर ये यहां से मूव करेगी तो इसकी पाथ और ज्यादा इंक्रीज होगी। ये वही पाथ सिलेक्ट करेगी जो शॉर्टेस्ट हो। ठीक है,
तो यहां पर जब ये शॉर्टेस्ट पाथ इट विल बेंड। अब देखिए डिवेट हो गई कि नहीं, ये इसकी एक्चुअल डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन से ये वहां पर इमर्ज नहीं हुई बल्कि उससे हट कर ये दूसरी जगह इमर्ज हो गई। तो इसी पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंट्रेंस से ही, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही, इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही ये लाइट बेंड होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। उस डायरेक्शन चेंज करने के बाद इसका नाम भी तब्दील होता है। अब ये इंसिडेंट रे जैसे वहां पर रिफ्लेक्ट होती थी, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई, बेंड हो गई। दिस रे, दिस बेंडेड रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए आप, इस रिफ्रैक्टेड रे ने भी उसी नॉर्मल के साथ जिसके साथ इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया है, इसी तरह इस रिफ्रैक्टेड रे ने भी इस नॉर्मल के साथ यहाँ पर एक एंगल बनाया कि नहीं? दिस एंगल बिटवीन इन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब ये जो रे यहां पर आती है, यहां से ये इसका मीडियम फिर से चेंज होता है। ये एक फेज खत्म हो गया, ये एक फेज यहां पर कंप्लीट हो गया, जो रिफ्रैक्शन होनी थी वो हो गई। नाउ दिस रे ऑफ लाइट इज चेंजिंग अगेन इट्स मीडियम। तो जितनी भी बार ये अपना मीडियम चेंज करेगी उतनी बार ये बेंड होगी, उतनी बार ये डिवेट होगी अपने पाथ से। तो यहां से जब ये बाहर निकलेगी, अब इस डेंसर मीडियम से ये किस मीडियम में आ रही है? रियर मीडियम में। तो जिस पॉइंट पर ये इस रियर मीडियम में एंटर होगी, ये फिर बन गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसको हम दो नाम दे सकते हैं, इट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फॉर एयर, और इस कैन बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम गिलास, गिलास से निकलने का पॉइंट या आयर में दाखिल होने का पॉइंट। तो यहां पर भी हम ड्रा करते हैं एक परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है बेटा? फिर बन गया यहाँ पे और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब आप बताइए, जो ही ये डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में दाखिल होगी, रियर मीडियम में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज डेंसिटी कम है, अब रुकावटें कम है। अब ये वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो लाइट किस डायरेक्शन की तरफ जाएगी? उसी डायरेक्शन की तरफ जहां की ये तरफ ऑलरेडी जा रही थी। अब इसने यहाँ पर रास्ता इसलिए मोड़ा था क्योंकि बीच में रुकावटें आई थी। जो ये निकल कर ये दौड़ कर उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम दिस नॉर्मल। ठीक है बेटा? जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर अशेष कुंजे गसुन से फॉर एग्जांपल हमें ए से बी किसी दूसरी जगह, ए इज ए प्लेस, बी इज ए प्लेस, दोनों जगह जाना, ए से बी तक जाना होगा। हम बीच में पहुंच गए किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे गांव में जहां पर रोड ब्लॉक था, लोगों ने रोड बंद किया था, तो हमें पहुंचना है बी पर। हम क्या करते हैं, ये हमारा एक्चुअल वे होता है, हम यहाँ से कोई शॉर्टकट लेकर, ठीक, फिर वापस इसी रोड पे आते हैं, फिर अपना वही रास्ता ले लेते हैं, क्योंकि अपने डेस्टिनेशन पे हमें जाना होता है। लाइट को भी अपनी डेस्टिनेशन पे जाना होता है। बीच में रुकावट आ गई, रुकावट आने से इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, उसकी वजह से रास्ता चेंज करना पड़ा, तो बेंड हो गई। जो ही वापस उसी वाले मीडियम में आ गई, तो वही वाला रास्ता इख्तियार कर गई। तो इस तरह हम देख रहे हैं, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम, आप देखिए ये बेंड हो गई कहाँ की तरफ? नॉर्मल की तरफ। इसका जो एंगल जो नॉर्मल के साथ है वो कम बन गया एज कंपेयर टू वो एंगल जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ बना रही। अब जब ये निकल रही है बाहर, तो डेंसर मीडियम में जो एंगल नॉर्मल के साथ था वो कम पड़ गया। अब इसने बड़ा एंगल बना दिया, अब ये डाइवर्ज हो गई, ज्यादा नॉर्मल से दूर हो गई। तो यहाँ पर भी इसने एंगल बनाया, यहाँ पर इसको कहें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इसे कहें एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इस रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे, या इसको हम डाइवर्जेंट रे भी कहेंगे, जो एयर में होती है। बात करते हैं अब लॉज की। बस हो गए, ये इसी फिगर से आपके सारे लॉज क्लियर होंगे। अब लॉ क्या कहता है? अब आप देखिए, पहली बात, पहले सरफेस ए बी पर देखिए, ये जो इंसिडेंट रे थी, ये है इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, कॉमन पॉइंट। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये रे बेंड होती है, तो ये रे क्या बनती है? रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे का भी पॉइंट है, और यही पॉइंट बेस बनता है किसका? रिफ्रैक्टेड रे का। और इसी पॉइंट पे हमने डाला है क्या? नॉर्मल। इसी पॉइंट के साथ बनती है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट पे हमें बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये सारी चीजें कहां पर हो रही हैं? ए बी पर। न एंगल ऑफ इस इंसिडेंस, न एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, न नॉर्मल, न इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे, इसका ताल्लुक अभी इस सी डी के साथ नहीं है। तो इट इंडिकेट्स दैट इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड दिस रिफ्रैक्टेड रे, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब आप कहेंगे फिर यहाँ क्या है?
ये रे अब इस मीडियम के लिए इंसिडेंट बन रही है। अब यहाँ से सेकंड फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये रे इस मीडियम के लिए इंसिडेंट बन रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इसकी रिफ्रैक्टेड रे, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टिव एंगल, तो ये सारी चीजें किस पे आ रही हैं? सीडी पर। तो हम ये कहेंगे कि जिस सरफेस की भी हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन में, वहां पर हम देखेंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल, दे लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये फर्स्ट लॉ बनता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज बिल्कुल सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सिर्फ एक वर्ड की डिफरेंस है। वहां पर लिखते थे हम रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे लिखना है रिफ्रैक्टेड रे। वो आप खुद लिखेंगे, वो क्या है? द इंसिडेंट, अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ होगा। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड, हाँ ये यहाँ पे याद रखना है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सेम है, फर्स्ट लॉ में कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आप देखिए, लुक एट द सेकंड लॉ। रिफ्लेक्शन में हम पढ़ते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हम प्रैक्टिकली भी प्रूव करते थे, ठीक है। वो हमें जितनी बार आप बनाएंगे वो निकलेगा। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल करने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जर्वेशन से भी पता चलता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो ऊपर वाला थीटा है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर तो है ही नहीं। यहां पर देखिए दिस एंगल और दिस एंगल, ये तो ऑब्जर्वेशन से ही पता चलता है कि ये बराबर नहीं है। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन था, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल आई एंड एंगल आर इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फिर इनके बीच में कौन सा रिश्ता है? हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम for these scientists, for different experiments were carried out to find out the relationship between this angle of incidence and angle of refraction. Finally, one of the scientists, जिसे कहते हैं, जिसका नाम है क्या? स्नेल, हाँ। तो एक साइंटिस्ट था जिसने ये रिलेशनशिप दिखाई, that how are these two angles related to each other? कैसे रिलेटेड हैं? कहा these are related in a way that अगर हम इन दो का रेशियो निकालेंगे फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यानी जैसे इसने ये कहा कि अगर आप कोई भी दो मीडियम लेंगे, अब यहां पर कोई क्या मीडियम लिया हमने? आयर एंड गिलास, आयर एंड गिलास। इस गिलास स्लैब के साथ इस आयर में अगर आप 1,00,000 एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, चाहे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा बनाएंगे, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? वी विल ऑब्जर्व दैट दिस साइन ऑफ एंगल ऑफ दिस इंसिडेंस, नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये याद रखना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वही ना कांस्टेंट, वो होगा ना रेशियो, दैट इज नॉट कांस्टेंट। बट द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब इसका साइन वैल्यू निकालेंगे हम, जब उसका वैल्यू होगा उसका साइन निकालेंगे हम, साइन वैल्यू, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ the sign of angle of refraction, it is constant, it is, ये आपको constant निकलेगा। आप इसको ऐसे समझिए, यही ग्लास स्लैब को मैं दूसरी जगह अगर लूंगा, यहां पर मैंने इंसिडेंट रे के साथ बड़ा एंगल बनाया था, अब मैं थोड़ा सा एंगल छोटा करूंगा, तो नतीजा ये होगा कि ये तो बेंड होगी, ठीक है। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स इस गिलास स्लैब के साथ, ना तो हमें ये सेकंड मीडियम चेंज करना है ना फर्स्ट मीडियम चेंज करना है, यानी इट इज कंडीशनल। सेकंड लॉ इज कंडीशनल। कंडीशन मीन्स कि ये तब एप्लीकेबल है व्हेन यू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट्स बिटवीन टू मीडियम्स, टू गिवन मीडियम्स। अगर आपने दो में से किसी एक मीडियम को भी चेंज किया तो फिर ये जो रेशियो है ये भी चेंज होगा। ये नहीं गॉड कि व्हाई? because the velocity of the light in different mediums is different. अब अगर आपने दो मीडियम लिए हैं, जो velocity of light in air है वो है वही, वो तो कांस्टेंट है। अब जो velocity of light in glass है वो तो वही रहेगी, वो तो कांस्टेंट है। फिर जाकर आप कितने भी एक्सपेरिमेंट करो, ये जो रेशियो एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा ये कांस्टेंट ही निकलेगा। इसलिए इस सेकंड लॉ को हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सिनेलस, इसको सिनेलस लॉ भी कहते हैं, ठीक है, Snell's law. What does it state? It states that, shabash, the
रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ incidence to the शाबाश साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो मैंने पहले ऊपर दिखाया है कौन सा एंगल इंसिडेंस है, कौन सा रिफ्रैक्शन है. रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इज लेकिन किसके लिए? फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम्स, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम्स, that is sin I divided by sin of R is equal to constant. ये constant निकलेगा. जितने एक्सपेरिमेंट्स आप इस ग्लास स्लैब के साथ करेंगे, फिर जितने भी जो भी एंगल आप रखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर आप जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हासिल करोगे, यू विल फाइंड आउट, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में भी एक प्रैक्टिकल है, वहां आपको ये पिन्स के हेल्प से करना है ये एक्सपेरिमेंट. यू विल फाइंड आउट देयर दैट दिस रेशियो ऑफ एंगल ऑफ incidence and the angle of refraction for the sin value it is always constant. ये एक ही निकलेगा तब तक जब तक आप मीडियम सेम रखते हैं. and this constant, ये जो यहाँ पर constant है, this constant is known as, शाबाश, this constant, ये constant क्यों निकलेगा? इसकी भी वजह है. this constant is known as refractive index of medium second, medium या रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ. अब ये कांस्टेंट क्यों निकलेगा? ये सोचने वाली बात है और बिल्कुल कॉमन सी बात है. यहाँ पे हम क्लोज करेंगे. वो ये सपोज ये है एयर और गिलास सिर्फ हमने ली. अब एयर से लाइट आ रही है, किस में जा रही है? गिलास में. व्हाट विल हैपन टू द लाइट? इट विल बेंड. ठीक, कितना बेंड होगी? जितना ये बेंड करने की कैपेसिटी किस में है? गिलास में. जितनी वेलोसिटी कम करने की कैपेसिटी किस में है? और जितनी इसकी कैपेसिटी है, फिर आप 1000 एक्सपेरिमेंट करो, इसकी कैपेसिटी तो वही है ना. जितनी इसकी कैपेसिटी है, जितनी वेलोसिटी गिलास में है, उस वेलोसिटी के एतबार से ये लाइट बेंड होगी. ठीक है बेटा. अब जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या हमारे डिफरेंट रेज की डायरेक्शन चेंज करने से क्या इसकी कैपेसिटी चेंज होगी? नहीं. जो इसके अंदर की कैपेसिटी है, जो इस मीडियम की कैपेसिटी है कि इसमें कितनी वेलोसिटी रह सकती है, इसकी कितनी वेलोसिटी, इसमें कितनी वेलोसिटी होती है लाइट की, वही डिसाइड करेगा कि कितना बेंड करेगी. वो जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट है. वो जितने इसकी प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट है. फिर जाकर आप लाख एक्सपेरिमेंट इसके साथ करो, ये जिस एक वेलोसिटी से ये लाइट आएगी, क्योंकि आप लाइट यहाँ से इंसिडेंट रे डालो, यहाँ से डालो, यहाँ से डालो, मसला ये है कि ये जिस मीडियम से आ रही है वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या है? सेम, क्योंकि वो एयर ही है. अब जिस मीडियम में ये जा रही है वो भी तो सेम है. चाहे आप लाइट किसी भी डायरेक्शन से डालो, तो यहाँ तो जो वेलोसिटी इसकी चेंज होनी है वो उतनी ही होगी, इसलिए बेंड भी उतनी ही होगी जितनी पहली बार हुई होगी. दैट इज व्हाई दिस रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज द प्रॉपर्टी. एक खासियत के तौर पर नाम दिया गया है, दैट इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम. यानी कितना ये रेशियो निकलेगा, दैट मीन्स कि ये कितना इस लाइट को डिवेट कर सकती हैं, बेंड कर सकती हैं, इसमें कितनी क्षमता है, ये लाइट को कितना डिवेट कर सकती है अपनी ओरिजिनल पाथ से. दैट्स कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सी यू अगेन. थैंक यू.